और इस वक्त की जम्मू कश्मीर से पहले बड़ी खबर आपको दे देते हैं। महबूबा मुफ्ती को किया जा रहा है रिहा। बड़ी खबर, जी हां, महबूबा मुफ्ती को किया जा रहा है रिहा। पीडीपी सदर व साबिक सीएम महबूबा मुफ्ती दफा 370 की मनसूखी के बाद से थी जेर हिरासत। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से महबूबा मुफ्ती को लेकर, महबूबा मुफ्ती को रिहा किया जा रहा है। पीडीपी सदर व साबिक सीएम महबूबा मुफ्ती दफा 370 की मनसूखी के बाद से नजरबंद थी, अब उन्हें रिहा किया जा रहा है। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर से महबूबा मुफ्ती को रिहा किया जा रहा है। और इस वक्त हमारे नुमाइंदे मनोज कौल जुड़े हुए हैं। मनोज, महबूबा मुफ्ती को रिहा किया जा रहा है, बड़ी खबर इस वक्त की, क्या अपडेट आप दे रहे हैं? जी बिल्कुल, जिलानी महबूबा मुफ्ती को रिहा किया जा रहा है। ये इन्फॉर्मेशन जो सरकारी तर्जुमान है जम्मू कश्मीर के रोहित कंसल, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि महबूबा मुफ्ती को रिहा किया जा रहा है। जिलानी, जैसे कि आपको मालूम है कि महबूबा मुफ्ती को 5 अगस्त के बाद गिरफ्तार किया गया था। उन्हें कुछ देर तक पहले उनके घर में ही नजरबंद किया गया था, फिर उसके बाद उन्हें एक और जगह पे मुंतकल किया गया था, नेहरू गेस्ट हाउस में। और नेहरू गेस्ट हाउस से उसके बाद जो उनकी सरकारी रिहाइशगाह है गुपकार में, उसको सब जेल बनाया गया था जी। और वहां पर उन्हें हिरासत में रखा गया था। और आज ये जानकारी मिल पाई है सरकार की तरफ से कि महबूबा मुफ्ती को रिहा किया जा रहा है। तो ये जो रिहाई है, हमने देखा कि पहले कई जो लीडरान हैं, फारूक अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला है, सज्जाद बिन सुनोन हैं और बाकी कई लीडरान जो थे, सियासी लीडरान, मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस, उनको या तो गिरफ्तार किया गया था या फिर घरों में नजरबंद किया गया था। तो उस के चलते कई जो लोग हैं उन्हें रिहा किया गया। और आज जो है अभी जो इन्फॉर्मेशन मिली है, महबूबा मुफ्ती को रिहा किया जा रहा है। और सज्जाद तरीलून जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने ट्वीट करके ये बताया है कि उन्हें ये मालूम हुआ है कि महबूबा मुफ्ती को रिहा किया जा रहा है। तो अपने ट्वीट में उन्होंने ये लिखा है कि उन्होंने काफी जो है मुश्किलें झेली हैं इस पीरियड के दौरान, 5 अगस्त से लेकर आज तक, और उनकी रिहाई जो है वो एक वेलकम स्टेप है। तो अभी ये देखना होगा कि जो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके रिएक्शंस आना अभी बाकी हैं। लेकिन ये एक जो मेन रीजनल पार्टी है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके सदर को आज रिहा किया गया है। तो धीरे धीरे जिस तरह से मरकजी हुकूमत ने ये कहा था कि हालात सुधरने के साथ साथ जो भी लीडर नजरबंद हैं या फिर हिरासत में हैं उन्हें रिहा किया जाएगा। तो अभी तक जो ये कहा जाए कि जो सबसे बड़ी लीडर की महबूबा मुफ्ती, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, सज्जाद गनीज़ोन है, उनके जो स्टैचर की जो लीडर थी उनको अभी रिहा किए जाने की खबरें आ रही हैं। और ये खबर, ये जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैंने कहा कि सरकारी तर्जुमान की तरफ से दी गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस जानकारी के लिए। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जैसा कि मनोज कौल ने कहा कि महबूबा मुफ्ती को रिहा किया जा रहा है और 5 अगस्त के बाद से वो कैद में थी। पीडीपी की सदर व साबिक सीएम है महबूबा मुफ्ती। 370 की मनसूखी के बाद से वो नजरबंद थी और उन्हें अब रिहा किया जा रहा है। लगातार जम्मू कश्मीर के बड़े लीडरों को रिहा किया गया है, नजरबंदी खत्म की गई है। इसी सिलसिले में महबूबा मुफ्ती को भी अब रिहा किया जा रहा है। और भाई, रुख करते हैं बिहार की इंतखाबी खबरों का। आज नीतीश कुमार ने 11 असेंबली हलकों के लोगों से खिताब किया। इस दौरान जहां उन्होंने अपनी हुसूलियाबियों को उजागर किया, वहीं लालू और राबड़ी की 15 साल हुक्मरानी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मियाँ बीवी के 15 साल दौर इख्तिदार में तालीम और सेहत के शोबे में कोई काम नहीं हुआ। ये लोग बात करते रहते हैं, आप जरा बताइए, 15 साल मौका मिला तो क्या किया था शिक्षा के लिए? क्या किया था? कहीं कोई शिक्षा में कुछ काम किए थे? क्या काम किया था इन लोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में? जितना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो ब्लॉक स्तर पर, उसमें हमने सर्वे कराया था फरवरी 2006 में। जब काम करने का मौका मिला तो पता चला कि साहब 1 महीने में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 39 लोग जाते हैं। भला सोच लीजिए ब्लॉक कितना बड़ा, उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रोज 1 आदमी आता है इलाज के लिए, या बहुत हुआ तो कोई कभी 2 आया, यानी 39। ऐसा बुरा हाल। हमने उसका पूरा का पूरा आकलन किया, सबका इंतजाम किया, दवा देने का प्रबंध करवाया, सब कुछ करवाया, उसका संख्या बढ़ने लगी। और अब क्या हो गया? अब 1 महीने में
इस तरह के केंद्रों पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अब एक महीने में 10,000 लोग ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। नागपुर में दंगा हुआ था, 89-90 की बात है, किसी ने कुछ कर किया था? हम लोगों को मौका मिला, 15 साल के बाद तो हमने सबके साथ न्याय करवाया, फिर से आयोग गठित किया, केसेस चले, और उसके अलावे जो पीड़ित परिवार था उसको भी राहत देने के लिए हम लोगों ने मदद करवाई, और उसके अलावे जो भी पीड़ित परिवार में जिनकी मृत्यु हुई थी उस परिवार में उनको हम लोगों ने शुरू किया 25। और नीतीश कुमार ने आज फिर भागलपुर फसाद को लेकर लालू की कड़ी नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सिर्फ अकलियतों का वोट लेते हैं, मुतासरीन को मुआवजा हमने दिया। 89-90 की बात है, किसी ने कुछ कर किया था? हम लोगों को मौका मिला, 15 साल के बाद तो हमने सबके साथ न्याय करवाया, फिर से आयोग गठित किया, केसेस चले, और उसके अलावे जो पीड़ित परिवार था उसको भी राहत देने के लिए हम लोगों ने मदद करवाई, और उसके अलावे जो भी पीड़ित परिवार में जिनकी मृत्यु हुई थी उस परिवार में उनको हम लोगों ने शुरू किया 2500 रुपया प्रति माह से, और 13 में बढ़ा करके उसको 5,000 रुपया प्रति माह किया। बिहार बीजेपी के इंचार्ज भूपेंद्र यादव ने आज औरंगाबाद में इंतखाबी रैली से खिताब किया। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार रामाधार सिंह की हिमायत में रैली से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की जमकर नुक्ताचीनी की और लोगों से अपील की कि वो रामाधार सिंह को जीत दिलाएं। कांग्रेस के जो युवराज हैं राहुल गांधी जी, उनके पिता श्री राजीव गांधी जी कहा करते थे, मैं क्या करूं, 100 रुपया ऊपर से भेजता हूं, 85 रुपया रास्ते में कहीं रह जाता है। आज मुझे रामाधार सिंह जी बता रहे थे, इस स्कूल के बारे में बता रहे थे, आपके गांव के बिजली के फीडर के बारे में बता रहे थे। ये रामाधार जी आए तभी क्यों आया? उससे पहले 50 साल तक कांग्रेस ने राज किया था। उन्होंने कभी चिंता नहीं करी कि गांव में गरीब के टोले में कुछ साधन और सुविधाएं पहुंचे। सरकार में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने तय किया कि हिंदुस्तान के खजाने का पैसा गरीबों तक सीधा पहुंचना चाहिए। हमने दुनिया का सबसे बड़ा अभियान चलाया, जनधन खाता अभियान, और देश में 30 करोड़ गरीबों के खाते। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने समस्तीपुर के रोसड़ा के हसनपुर सीट से आज पर्चे नामजदगी दाखिल की। इस मौके पर भाई तेजस्वी यादव समेत आरजेडी के कई लीडरान मौजूद रहे। वहीं हामियों की भी कोई कमी नहीं थी। पर्चे नामजदगी दाखिल करने के बाद तेजस्वी यादव ने महुआ सीट बदलने को लेकर पार्टी का दिफा किया। उन्होंने कहा कि लोग तेजस्वी यादव को हसनपुर से उम्मीदवार बनाने की मांग कर रहे थे। तेजस्वी ने भाई की जीत का भी दावा किया। हमारे बड़े भाई आदरणीय तेज प्रताप यादव जी का नामांकन रहा। हमें पूरा हसनपुर की जनता पर विश्वास है, भरोसा है कि भारी मतों से इनको जीत मिलेगी और हसनपुर की महान जनता इनको विजयी बनाने का काम करेगी। महुआ में मेडिकल कॉलेज लगा, आपको पता होगा 900 करोड़ का रोड पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से इन्होंने बनवाने का काम किया। अब हसनपुर की जनता की मांग थी कि तेज प्रताप जी यहाँ हसनपुर से लड़े, इसलिए पटना साहब असेंबली हल्के से बीजेपी उम्मीदवार और रियासत के वजीर बराए सड़क तामीरात नंदकिशोर यादव ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर उन्होंने लगातार 7वीं बार अपनी जीत और एनडीए की शानदार कामयाबी का दावा किया। पटना साहिब की जनता का प्यार लगातार मुझे मिलता रहा है और चुनाव में मेरा एक ही एजेंडा होता है, विकास विकास विकास। जी, अब तक महागठबंधन ने प्रत्याशी अभी तक मैदान नहीं उतारा है, अब तक तय नहीं हो पाई है, तो ऐसे में कितना इसका लाभ मिल पाएगा एनडीए को? देखिए, मैं कभी मेरे विरोध में कौन उम्मीदवार खड़ा है मैंने कभी इसकी चिंता नहीं की, क्योंकि मैं विरोध की राजनीति नहीं करता। मैं विरोध में वोट नहीं मांगता हूँ, मैं अपने काम के बल पे वोट मांगता हूँ और काम के बल पे जनता का दिल जीतता। रिवायत के मुताबिक बिहार असेंबली इंतखाबात के दौरान सियासत जात पात के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। लालू प्रसाद यादव ने जिस MY यानी मुस्लिम यादव सफबंदी के जरिए 15 साल तक राज किया, उसे लेकर अब सियासी घमासान मचा है। खासतौर पर आरजेडी के रिवायती वोट बैंक माने जाने वाले यादव जोर आजमाइश हो रही है। इसके इशारे टिकटों की तकसीम में साफ तौर पर मिले। इस मरतबा जेडीयू ने 19 और बीजेपी ने 11 यादव को टिकट दिया है। देखिए खास रिपोर्ट।
बिहार के तमाम इंतखाबात में यादव अहम किरदार अदा करते हैं। हर इंतखाब में तमाम सियासी जमातें यादव वोट बैंक को अपने हक में करने की काफी कोशिशें करती हैं। यादव समाज को खुश करने के लिए हर तरह की तदबीरें की जाती हैं। ताहम ख्याल किया जाता है कि यादव वोटर्स पर लालू प्रसाद यादव का गलबा है। पिछले 30 साल में बिहार में हुए सभी चुनाव में यादव वोटरों पर आरजेडी का दबदबा रहा। बीजेपी में भी यादव जाति के कई नेता रहे, लेकिन बावजूद इसके यादव वोटरों पर लालू यादव का ही जलवा चला। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दें, जब पीएम मोदी की आंधी ने लालू यादव के समीकरण को तोड़ दिया था, लेकिन बावजूद इसके विधानसभा चुनाव में यादव वोटर आरजेडी के साथ ही गुलबंद रहे। हालांकि इस बार के इंतखाबात में एनडीए ने आरजेडी के रिवायती यादव वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश की है। एनडीए की दो अहम पार्टियों जेडीयू और बीजेपी ने टिकटों की तकसीम में यादवों पर दांव खेला है। जेडीयू ने इस बार के चुनाव में 19 यादव उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जबकि पहले मरहले के लिए बीजेपी ने 3 सीटों पर यादव उम्मीदवारों पर दांव खेला है। वहीं दूसरे मरहले के लिए जारी उम्मीदवारों की फहरिस्त में 8 यादव उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने अब तक जारी 77 उम्मीदवारों की फहरिस्त में कुल 11 यादव उम्मीदवारों को जगह दी है। इसके अलावा पप्पू यादव की भी यादव वोट बैंक में सेंध की कोशिश है। हालांकि यादव समाज को अपने साथ बनाए रखने के लिए आरजेडी ने एक मर्तबा फिर यादवों पर भरोसा जताया है और पहले मरहले के 41 उम्मीदवारों में 20 यादव उम्मीदवारों को जगह दी है, जबकि दूसरे और तीसरे मरहले के 45 उम्मीदवारों में 19 यादव उम्मीदवारों को जगह मिली है। अब तक आरजेडी के 86 उम्मीदवारों में 39 यादव उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। ताहम आरजेडी की हलीफ कांग्रेस ने आला जातों पर एतमाद जताया है। जाहिर है कि आरजेडी ने एक बार फिर यादवों पर एतमाद बहाल किया है। ताहम सवाल ये है कि क्या लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में तेजस्वी यादव अपना रवायती वोट बैंक संभाल सकेंगे? क्या लालू की अदम मौजूदगी एनडीए को यादव वोट लेने में मदद करेगी? सवाल के जवाब में सियासी जमातों के अपने अपने दावे हैं। कौन पार्टी कितने यादव को दिया है और किस काम के लिए दिया है, यह बिहार वासियों से छुपा हुआ नहीं है। ये जितने लोग भी हैं, जो भी दूसरे पार्टी के लोग, ये केवल ललचाते हैं। जैसे भी हाल में ही देखे होंगे 5 एमएलसी को इन्होंने अपने पार्टी में मिलाया, लेकिन आप ये भी देख लिए होंगे कि 5 एमएलसी में शायद एक आध को टिकट मिला, बाकी 4 रोड पे चले गए। तो जिस तरह से धोखा दिया जाता है, पूरे समुदाय को धोखा दिया जाता है। यादव वोट बैंक की बात करते हैं और मुसलमान की बात करते हैं। अरे दांत टूंगने के लिए यादव का वोट नहीं मिलने वाला है किसी पार्टी को। गलतफहमी मत पालिए। आप 10 दे दीजिए, 15 दे दीजिए, उससे कोई ठगने वाला लोग नहीं है, ठगाने वाले लोग नहीं हैं इस समुदाय में। पहले अपने घर नहीं संभाल पा रहे हैं तो अपने वोटर, जो यादव वोटर, को कैसे संभालेंगे? हमारे यहाँ तो 19 टिकट दिया गया है। उसमें 19 टिकट में किसको दिया गया? दरोगा राय, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दरोगा राय के बेटा को, चंद्रिका राय जी को किसको टिकट दिया गया? पालीगंज में राम लखन बाबू, जो सांसद थे, मंत्री थे, यादवों का एक छत्र नेता थे, उनके पोता को। एक तरफ हमारे प्रवक्ता निखिल मंडल, बीपी मंडल जी के पोता को। हमारा तो यादव सब इधर है, उधर है कहाँ? जब चेहरा की बात आप कर रहे हैं तो हमारे पास काफी चेहरे हैं। नित्यानंद राय जी हैं, नंदकिशोर जी हैं। जिस तरह का भी चेहरा और जिस समाज में चेहरा खोजिएगा। हम जातिवादी राजनीति नहीं करते हैं, हम सांप्रदायिक राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन उस वर्ग के लोगों को रिप्रेजेंटेशन हमारे संगठन में भी रहता है और सरकार में भी रहेगा। क्षेत्रीय पार्टियां तो जातीय आधार पर बनी ही हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, तो वो ठीक है। क्योंकि यादव की संख्या अन्य बिरादरी की तुलना में ज़्यादा है, तो स्वाभाविक है कि उसको ज़्यादा अगर कोई पार्टी टिकट देती है तो उस मतदाता को प्रभावित करने के ख्याल से देती होगी, लेकिन हमारे दल ने ऐसा कुछ नहीं किया है। माहिरीन के मुताबिक आरजेडी से यादव को तोड़ना काफी मुश्किल काम है।
ऐसे परंपरागत वोट तो यादव का वोट जो है वो राजद के साथ है और आज भी मुझे लगता है कि बड़ा हिस्सा तो उनके साथ ही है, मगर हाँ कोशिश है उसमें से कुछ हिस्सा राजग अपने और दूसरे भी पप्पू यादव के पार्टी हैं और भी दूसरे पार्टी है, उस सब का कोशिश यही है कि उसमें से थोड़ा थोड़ा भी अगर हम लोग हिस्सा ले लें तो उनका वोट कम होगा, मगर ज़्यादातर वोट तो मुझको आज भी लगता है कि उनके बाद राजद के साथ ही है। आरजेडी का मतलब होता है लालू प्रसाद यादव, और लालू प्रसाद यादव जो है सो वो यादवों के एकमात्र नेता हैं। और कोई भी दल अगर यदि चुनाव में टिकट देता है यादवों को, तो यादव की वोट में सेंधमारी कभी भी संभव नहीं हुई। इस बार तो विशेष तौर पर नहीं होगी, क्योंकि इस बार डायरेक्ट मैंने जो सो लड़ाई में यादव और मुसलमान कह लीजिए अल्पसंख्यक, और तो वो वोट कोई भी अगर देता है तो वो आरजेडी से वो निकलने वाला नहीं है। वो वहीं यादवों को उम्मीदवार बनाने के असरात के जवाब में यादव वोटरों ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। हम लोगों की राय जानते हैं। पटना के दीघा मोहल्ले में, चूंकि ये मोहल्ला यादव बहुल मोहल्ला माना जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ के लोगों की राय हम जानेंगे। जो यादव जाति के इर्द गिर्द ही बिहार के चुनाव घूमता है। 16 से 17% यादव की जनसंख्या है बिहार में। एक मेजॉरिटी बेट है, जिधर ही यादव पलायन करेंगे उधर ही सरकार बनेगा। ऐसे बात नहीं कि यादवों को टिकट देने से ही यादव, और जो भी दल है, चाहे भाजपा हो, जदयू हो, चाहे तेजस्वी जी की सरकार हो, आरजेडी हो, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी उसकी भागीदारी तो ज़्यादा होगी। सर, जो विकास करेगा उन पर वोट दिया जाएगा, चाहे वो यादव हो चाहे जो हो, लेकिन जो विकास करेगा उन्हीं पर वोट दिया जाएगा। यादव जाति पर वोट नहीं, जो विकास करेगा उसी को वोट मिलेगा। और यादव जाति के ज़्यादा सीट देने का कारण है कि यादव का संख्या बिहार में ज़्यादा है बिहार में, इसीलिए यादवों को ज़्यादा सीट दिया जा रहा, और जो विकास करेगा उसी का वोट होगा। जाति विशेष को देख के ध्यान पे वोट नहीं करना चाहिए। अगर जो नेता लोग हैं, अगर वो वोट इस बात पे दे जिसपे नेता की छवि अच्छी हो, इस कारण हम पे वो तेजस्वी यादव पे ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि वो युवा है, इसलिए हमारी जो थॉट प्रोसेस है उनके साथ मिलती है। देखिए, जात का नाम पर टिकट नहीं देना चाहिए। उम्मीदवार जो शिक्षा में बेहतरी प्रदर्शन करे, रोजगारी उत्पन्न करे, इसी आधार पर हम सब वोटिंग करेंगे। यादव खड़ा हुआ तो यादव के नाम पे यादव ही डालेगा वोट। वैसा में ज़्यादा में होता है, यहाँ पे भी होता है। जैसे यादव लोग खड़ा होता है तो यहाँ पर यादव लोग ज़्यादा वोट डालता है। यहाँ का आदमी लोग जितना है, जो भी यादव लोग हैं, सपोर्ट करते हैं उन लोग को। बहरहाल यदुवंशी यानी यादव समाज अपनी रवायती पार्टी आरजेडी के साथ रहता है या नहीं, ये तो इंतखाबी नतायज के बाद ही पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ममलिकती वज़ीर दाखिला और बीजेपी लीडर नित्यानंद राय ने असेंबली इंतखाबात में एनडीए की जीत का दावा किया। साथ ही उन्होंने बताया कि जल्द ही पीएम मोदी और नीतीश कुमार मुश्तरका रैलियों से खिताब करेंगे। बिहार की जनता हकीकत को जानती है। यहाँ एनडीए की सरकार बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी। मुख्यमंत्री नीतीश जी बनेंगे। नरेंद्र मोदी जी का नाम और काम, नीतीश जी का विकास का काम, यह इस पर चुनाव हो रहा है। दानापुर सीट से दबंग रेतलाल यादव ने आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर पर्चा नामजदगी दाखिल किया। पर्चा भरने से पहले रेतलाल अपने हामियों के साथ पैदल निकले, हालांकि कुछ दूरी के बाद पुलिस ने उन्हें रोक दिया। रेतलाल यादव ने तरक्की को अपनी पहली तरजीह करार दिया। दानापुर से राजद प्रत्याशी रितलाल यादव का आज नॉमिनेशन है और हमारे पीछे देख सकते हैं कि रितलाल यादव खड़े हैं और उनके समर्थक काफ़ी भीड़ में यहाँ पे मौजूद हैं। काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। ये भीड़ उनकी है, राजद की है और रितलाल समर्थक की है। यहाँ पे रितलाल यादव मौजूद हैं, अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और अपना नॉमिनेशन करने के लिए जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर जो है उनके समर्थकों को रोका गया है और यहाँ पर वो जो है जाने की इजाज़त मांग रहे हैं। पता नहीं किस कारण से यहाँ भीड़ लगा हुआ है। मेरा जो समर्थक था वो आने वाला है, वो पिछड़ गया। अभी कहाँ जा रहे हैं आप? हम तो नॉमिनेशन करने जा रहे थे, लेकिन पता नहीं किस चीज़ का भीड़ है, हमको पता नहीं है। भीड़ का पता नहीं है, नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। रितलाल यादव राजद के प्रत्याशी हैं और अपना नॉमिनेशन करने जा रहे हैं और ये भीड़ जो राजद का है, कह रहे हैं कि ये भीड़ कहाँ से आई है ये मुझे नहीं मालूम। अपने कुछ समर्थकों का हम इंतज़ार कर रहे हैं और उसके बाद जो है हम नॉमिनेशन के लिए जाएंगे। अभी रितलाल यादव आगे निकले हैं, अपनी बेटी के साथ में हैं।
बेटी के साथ नॉमिनेशन करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर जो रोका गया है उनके समर्थक अभी आ रहे हैं, जो इनका कहना है, और उसके बाद जो है नॉमिनेशन के लिए जाएंगे। अपने बेटी के साथ यहाँ पर नॉमिनेशन करने के लिए जा रहे हैं। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। बीजेपी ने आरजेडी को राष्ट्रीय जंगल दल बताया। पार्टी तर्जुमान अरविंद सिंह का कहना है कि आरजेडी ने बाहुबली और उनके रिश्तेदारों को टिकट देकर साफ कर दिया कि वो बिहार में फिर से जंगल राज लाना चाह रहे हैं, जिसे एनडीए कामयाब होने नहीं देगी। राजद अपराधियों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परोक्ष रूप से राजद में ला करके बिहार के जनता को परोस रहा है। राजद आज के डेट में राजद मतलब राष्ट्रीय जंगल दल का पार्टी हो गया है। बिहार असेंबली इंतखाबात को लेकर कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम लीडरों ने अपनी ही पार्टी पर बड़ा सवाल खड़ा किया। कांग्रेस पार्टी अपना वकार बहाल करने की जद्दोजहद में लगी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने पार्टी की पॉलिसी को मुस्लिम मुखालिफ करार दिया। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान आजमी बारी का कहना है कि अपनी पूरी जिंदगी पार्टी के लिए वक्फ करने के बाद भी टिकट की तकसीम में मुस्लिम लीडरों का ख्याल नहीं रखा जाता है। वहीं मुशर्रफ अली का कहना है कि अपनी ही पार्टी के मनफी किरदार को वाज़ेह करना मुनासिब नहीं लगता है, लेकिन यह सच है कि टिकट की तकसीम में पैसों का खेल हुआ। पार्टी के आलाकमान की जानिब से सूबे की मुस्लिम लीडरशिप को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। मुशर्रफ अली के मुताबिक इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पार्टी को तो काफ़ी नुकसान इससे है। अभी फर्स्ट फेज में 21 ज़िला में एक भी मुसलमानों को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया और मुसलमानों का वोट मांगती है। ये सवाल यह है कि बिहार में जो नेतृत्व है वो मुसलमानों के प्रति सही नहीं है। इतने कॉमनल लोग बिहार में जो पदाधिकारी हैं वो मुसलमानों को देखना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी में हम कांग्रेसी पार्टी की बात कर रहे हैं, जो 40 साल 30 साल से जो काम कर रहे हैं कांग्रेस में, उनको नहीं दे करके पैसे के इस पर जो 1 साल 2 साल हुआ है ज्वाइन किया है उसको आप टिकट दे रहे हैं। देखिए, आज़ादी के बाद अब जो चुनाव होते रहे इन और वो चुनाव और अभी जो चुनाव होने हैं उसमें बहुत फ़र्क हो गया है। हमेशा पहले ये कोशिश होती थी कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को उनके हिसाब से नुमाइंदगी दी जाए, लेकिन इन दिनों एक नया ट्रेंड चला है और उसमें ये कोशिश हो जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये हो जा रही है कि किसी भी तरह से माइनॉरिटी उम्मीदवार नहीं हो। हमने बड़े लोगों को देखा है कि इस तरह से बातें की हैं मीटिंग में कि भाई ऐसा है कि किसी तरह से भी वहाँ मुसलमान नहीं दिया जाए। तो एक माहौल क्रिएट किया गया था ये 10 से, तो 10 में कुछ कामयाब वो लोग हो गए जो माइनॉरिटी के लोगों को टिकट नहीं दिलाना चाहते थे। उसके बाद 15 में भी उसे और 20 आते आते तो ऐसा माहौल हो गया कि अब तो माइनॉरिटी उम्मीदवार का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि बिरनी लग जाती है। और आज को जान के ताज्जुब होगा कि कांग्रेस जैसी सेकुलर पार्टी ने जो अपनी टिकट बांटी है फर्स्ट और सेकंड फेज की 41 टिकट है और 41 टिकट में एक भी मुस्लिम नहीं है। हम लोग चेहरा दिखाने के लायक नहीं है, हम स्पोक्समैन हैं। और उसके बाद हम जो कांग्रेस के आज मेरी 30 साल कांग्रेस में सर्विसेज रही है लगातार, हम लोग कभी ऐसा सोच नहीं सकते थे। और बीजेपी वाले हमारे लोग ये बोलते हैं कि भाई बीजेपी में टिकट नहीं देने की बात आप करते थे और आप कांग्रेस में रह करके टिकट देने की बात कहाँ हो गई। आज आप 41 में एक भी नहीं दिया है और आने वाले दिनों में जो और भी सेकंड फेज और थर्ड फेज के चुनाव है उसमें भी जो जानकारी मिल रही है उसमें भी सिर्फ किशनगंज, पूर्णिया, अररिया छोड़ के कहीं और मुसलमानों को देने की बात नहीं है, जो जिससे ज्यादा अफसोसनाक बात नहीं हो सकती है। और ये सेकुलरिज्म के लिए खतरा है, मुल्क के लिए। बिहार असेंबली इंतखाबात को लेकर सूबे में सियासत शबाब पर है। जेडीयू के साबिक एमएलसी प्रोफेसर असलम आज़ाद ने कहा कि सूबे की तमाम सियासी पार्टियों ने मुसलमानों की नुमाइंदगी का मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया है। मुसलमानों के वोटों के दम पर इख्तिदार की कुर्सी हासिल करने वाली पार्टियों ने मुसलमानों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। असलम आज़ाद ने कहा कि मुसलमानों की नुमाइंदगी कुछ हद तक जेडीयू ने दी है, लेकिन बाकी पार्टियों की नज़र में मुस्लिम तबके की अहमियत वोट बैंक के सिवा कुछ नहीं है। हकीकत यही है कि ये पहला चुनाव है बिहार का कि सभी नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों को ठगने का काम किया है। आरजेडी हो,
कम्युनिस्ट पार्टियां हों, एलजेपी हो, बीजेपी तो खैर वो मुसलमान को टिकट देती ही नहीं है, इसलिए उसका नाम लेना ही फजूल है। जेडीयू ही एक ऐसी पार्टी है जिसने गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात से ज़्यादा इस बार जो है अक़लियतों को। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।